हेलो एवरीवन, वेलकम टारगेट सिविल सर्विसेज। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 16। इससे पहले 15 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में अलग से प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, आप भी साथ में सॉल्व करते रहिए। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे नई शब्द लगा है, ढोला मारू, रसिया, बिरहा, कचरी। चलिए, अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी ढोला मारू। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। क्यों? अब आइए समझते हैं इसको। ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, ठीक है, बल्कि ये राजस्थान की एक प्रेम कहानी है, जिसे वहाँ के लोक गीतकारों द्वारा गायन शैली में सुनाया जाता है। ये बात क्लियर हुई? ढोला मारू कहाँ से है? राजस्थान की। ठीक है, क्या है? एक प्रेम कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? ऑप्शन ए रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से, कबड्डी से। चलिए फ्रेंड, इसका आंसर दीजिए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, रंगमंच से। किसका? हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध। अब यहाँ पे संबंध की बात हो रही है, अब आइए समझते इसको। उत्तर प्रदेश के हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध रंगमंच से है। कानपुर एवं हाथरस उन दो महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है जहां रंगमंच ने काफी विकास किया। ठीक है, रंगमंच में रामलीला एवं नौटंकी प्रमुख है। तो दो बात यहाँ पे क्लियर है। रंगमंच में क्या है आपके? रामलीला एवं नौटंकी। किसमें है? रंगमंच में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, प्राकृत में। किस में? भाषा में, प्राकृत में। ठीक है, किस पे? पत्थर पर। ओके, अब आइए समझते इसको। भारत में पाए गए प्राचीनतम ऐतिहासिक शिलालेख अशोक के हैं, जो मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाई, यूनानी लिपियों में, ठीक है, इसे प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, सो क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था? औरंगजेब, शाहजहां के समय, जहांगीर के समय, अकबर के समय। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, शाहजहां के समय उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आइए समझते इसको। शाहजहां के समय उसके विद्वान पुत्र दारा शिकोह ने संस्कृत विद्वानों की सहायता से उपनिषदों का सिर्रे अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सिर्रे अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद कराया था। क्लियर क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है? अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया, स्विट्जरलैंड। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए और इसका आंसर दीजिए फटाफट। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, अब आइए समझते इसको। दक्षिण एशिया में स्थित अफगानिस्तान एक स्थल बाधित देश है, जिसकी सीमा ईरान, पाकिस्तान, भारत, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से मिलती है। ओके, साथ ही हंगरी भी स्थल बाधित देश है, जिसकी सीमा आपके ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, यूक्रेन, स्लोवाक से मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लियर हुआ क्वेश्चन फ्रेंड, नोट करते चलिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अब यहाँ पे जनजाति की बात हो रही है। भील, गोंड, संथाल, थारू। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, गोंड। आइए समझते इसको। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ये जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है। गोंड शब्द की उत्पत्ति एक तमिल शब्द से हुई, जिसका अर्थ है पर्वत निवासी। इस जनजाति का विस्तार मुख्यतः सतपुड़ा पर्वतमाला से गोदावरी तक व्याप्त है। ये भी क्लियर क्वेश्चन, तमिल शब्द से हुई थी,
गोंड शब्द का अर्थ क्या है? पर्वत निवासियों के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, कौन सा शब्द नहीं था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। चलिए बताइए फटाफट, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। अब आइए समझते हैं इसको। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे, ठीक है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। तो किस संशोधन में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द मूल प्रस्तावना में जोड़े गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहला है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। चलिए अब यहाँ पे कोड दिया हुआ है, आपको ये देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओके। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी चौथा नहीं। अब आइए समझते हैं इसको। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार, सत्ता का जनता में निहित होना, जबकि भारतीय संविधान की एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करता, क्योंकि शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य में किया गया है। अब यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। दूसरा, संबंधित राज्य की सहमति से। तीसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की स्थिति में। चौथा, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी सभी चारों। क्लियर, नोट करते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आइए समझते इसको। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय संसद राज्य सूची के उपरोक्त चारों स्थिति में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से उन राज्यों के लिए। अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे। क्लियर क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अब यहाँ पे नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ऑप्शन सी करारोपण, ऑप्शन डी भूमि सुधार। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। आइए समझते इसको। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण असमानता को नहीं घटाया जा सकता है, जबकि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण एवं भूमि सुधार के माध्यम से असमानता को घटाया जा सकता है। सो क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन डी सभी। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आइए समझते इसको। फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता में वृद्धि उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग से, नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरक से
आदि के प्रयोग से की जा सकती है। क्लियर, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा? पहला लखनऊ समझौता, दूसरा गांधी इरविन समझौता, तीसरा पूना समझौता, चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। अब यहाँ पे कुछ कोड दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन चुनना है आपको। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डेट मालूम होगी तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये हो गया आपका क्रम। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आ चुके हैं। चलिए समझते हैं इसको। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन गया। गांधी इरविन समझौता 12 सितंबर 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के आयोजन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं अम्बेडकर के मध्य। इस समझौते से हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग वापस हुई थी। क्लियर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति 1934 को हुई। गांधी जी द्वारा वायसराय के सामने 11 सूत्री मांग पत्र पर विचार न करने के कारण। ठीक है, 11 सूत्री मांग रखा था गांधी जी ने, उस पर विचार नहीं किया था वायसराय ने, और 1934 में क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे नहीं शब्द जुड़ा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। मुंडा, बिरसा, संथाल, कानू, ओम, गोमधर कुंवर, नायक, ताना भगत। चलिए अब राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी नायक, ताना भगत। यह ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। आइए समझते हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। बिरसा ने उल गुलान की उपाधि धारण कर स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की थी? उल गुलान की। और परंपरागत रूप से प्रचलित सामूहिक खेती पर जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों, सूदखोरों के शोषण के कारण विद्रोह का बिगुल बजाया। क्लियर क्वेश्चन यहाँ पे। आदिवासियों के विद्रोह में सबसे सशक्त विद्रोह संथालों का था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व संथालों के नेता सिद्धू तथा कानू ने किया था। क्लियर। अवम विद्रोह की बात करें तो 1828 ईस्वी में असम में अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। डेट याद रखिएगा 1828, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में बिहार में हुई थी। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे। ठीक है, तो कौन था यहाँ पे? जतरा भगत थे। क्लियर यहाँ पे क्वेश्चन। सो फ्रेंड, ये वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।